कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए। ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर, शहनाई। शादी जहाँ होती है ना तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और शहनाई वाले बजाते हैं तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है। पानी आता है ना, तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग? यस सर। और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? यस सर। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा। प्रॉमिस ले वाले बताइए प्रॉमिस। यस सर। हाँ। श्रीमान जी। अगला प्रश्न करना चाहते हैं दंतेवाड़ा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? मैं बस्तर के इलाके में बहुत दौरा मैंने किया हुआ है। दंतेवाड़ा पर भी मैं आया हुआ हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बस्तर में शिक्षा के लिए बहुत नए इनिशिएटिव लिए। इन दिनों तो कुछ मौलिक चीजें जो दंतेवाड़ा में ही हुई है, मैं मानता हूँ देश के शिक्षाविदों का ध्यान आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया है उस पर जाएगा। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। यस सर। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले। 2 परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए
और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50%, इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे में लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट होने के न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था, उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने। बच्चियां स्कूल तो अब दाखिल हो रही, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल करें, लेकिन कभी तीसरी कक्षा तक, कभी 5वीं कक्षा तक, ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा ध्यान है और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है, अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बस्तर जिले में आप लोगों को शिक्षा के विषय में इतनी चिंता है, इतना लगाव है, और एक बालिका के मन में ऐसा जब सवाल आता है ना, तो बहुत आनंद होता है कि वो बालिकाओं की शिक्षा की चिंता एक बालिका कर रही है, वो भी दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में से, जहां माओवाद के कारण लहूलुहान धरती हो चुकी है, वहां से शिक्षा की चिंता करने वाली एक बेटी, मैं मानता हूं देश को जगाने की ताकत है इस सवाल में। सर, 2 क्षेत्रों में भी और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। दो क्षेत्रों में अभी बच्चे और हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सुदक्षिणा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूं और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम बच्चे देश की विकास एवं उन्नति में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुद अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, हम सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। आप में से कई बच्चों को मैं अगर पूछूं, स्कूल से जाते ही अपना जो स्कूल बैग है वो ऐसे ही जाते ही फेंक देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? सच बताइए, जहां आप देखिए कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए। फिर मम्मी क्या करती है, उठाएगी, ठीक रखेगी। और कुछ बालक होंगे, घर में कितने ही मेहमान बैठे होंगे, बहुत कुछ चलता होगा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं, सीधे अपने जहां स्कूल बैग रखते हैं वहां जाएंगे, स्कूल बैग ठीक से रखेंगे, जूते ठीक से निकालेंगे और फिर आकर के सबको नमस्ते करेंगे। इससे 2 प्रकार के बालक होते हैं। अब आपको तय करना है कि अगर आप ढंग से जीते हैं तो आप वो देश सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई देश सेवा मतलब देश के लिए मरना, या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना। ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाओ, बिजली बचाने का विषय है। आप अगर घर में तय करो, और मैं ये सब बच्चों से कहता हूं कि आप इस बार तय कर में घर जाकर के पूछिए अपने मम्मी पापा को
कि अपना घर में बिजली का बिल कितना आता है। अभी तक आपने कभी नहीं पूछा होगा। बालक क्या करता है, मुझे ये चाहिए, कंपास चाहिए, मुझे ये चाहिए, टीचर ने ये मांगा है, उतना ही उसका घर के साथ संबंध, पैसों के संबंध में आता है। मुझे आज दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, मम्मी इतना पैसा दे दो, ये आता है। कभी घर के कारोबार में आपने इंटरेस्ट लिया क्या? एक काम कीजिए, आप घर में मम्मी पापा सब जब खाना खाने के लिए बैठे तो पूछिए कि अपने घर का बिजली का बिल कितना आता है, पूछिए उनको। फिर उनको कहिए अगर ये 100 रुपये बिल आता है, हम क्या 90 रुपये बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपये का बिल आता है, 45 रुपये हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा। ये बहुत बड़ी देश सेवा है। एक पौधा लगा करके जो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वैसी अपना परिवार बिजली बचा करके उतनी ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। और इसलिए देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती हैं। छोटी छोटी चीजों में देशभक्ति का प्रकटीकरण होता है, और उन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उससे बड़ी देश सेवा क्या होती है? वही बहुत बड़ी देश सेवा है। थैंक यू। धन्यवाद। और तिनसुकिया के बच्चे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। I am Anisha, a student of class 11 science. Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछे। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे, पानी हो, वायु हो, पौधे हो, हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। प्रकृति के प्रति, और हमारा देश कैसा है, देखिए हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब बिस्तर से नीचे उतरोगे, पैर जमीन पे रखोगे तो पृथ्वी माता से माफी मांगो कि हे पृथ्वी माँ, मैं पैर रखता हूं, आपको दर्द होता होगा। वहीं से संस्कार शुरू होते कि नहीं होते? हम बालक होते हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या कहती है
देखो ये चांदा है ना, ये चांदा तेरा मामा है, कोई रिश्तेदारी है क्या? लेकिन वो सिखाते हैं चांदा तेरा मामा है। ये सूरज है, बोले तेरा दादा है। कहते कि नहीं कहते? ये चीजें हमें सहज रूप से, ये पर्यावरण की शिक्षा हमारे सहज जीवन में थी, लेकिन पता नहीं ऐसा बदलाव आया, अपना सब बुरा है, इतना हमें मार ठोक करके दिमाग में भर दिया गया है, और उसके कारण हमारी हालत हो गई है। मुझे अभी नागपुर के मेयर मिले थे, मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं, और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का, तो पहली बार और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है, सब लोग बाहर आइए। तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर त्योहार रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है? सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा। कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है? कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है? देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं, और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे मेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो, चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो। एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो सुई में धागा परोना। चांदनी के प्रकाश में सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे? मैं विश्वास करूं, सारे देश के बच्चों से विश्वास करूं। आप मुझे बताइए चांदनी रात को भी अगर 2-3 घंटे बिजली बंद रखी, स्ट्रीट लाइट बंद रखी, पर्यावरण की सेवा होगी कि नहीं होगी? चांदनी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्यावरण से प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रकृति से प्रेम होगा कि नहीं होगा? यही तो करना चाहिए। तो सहज रूप से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें न करते हुए भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। धन्यवाद जनाब। कुछ बच्चे भी यहाँ बाकी हैं जिनके प्रश्न बाकी हैं। आप अब आए हैं आप तो पूरा ही करेंगे। उत्सुक है बच्चे। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. I am Priya Chaturvedi from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Dwarka, New Delhi. Sir, is politics a difficult profession in your opinion? How do you handle stress and work pressure so well? पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए। इको हो रहा है, जरा कोई माइक को ठीक करें। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक 5 साल की बालिका
अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी। तो एक महात्मा ने उसे पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये तो मेरा भाई है। महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा, नहीं मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? तीसरी बार उसने कहा, अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैं सवाल पूछता हूं। उसने कहा, मैं आपका सवाल समझती हूं, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची, जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है, और दूसरा शरीर की जो बायोलॉजी काम करती है, तो आप जैसे बच्चों से गप्पे मारते हैं तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सूरज दीवान है। मैं केंद्रीय विद्यालय आईने कॉलोनी का छात्र हूं और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने गुजरात पढ़ो यानी कि वाचे गुजरात नाम से एक अभियान शुरू किया था। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कोई अभियान शुरू करने के बारे में आपने विचार किया है? ऐसा तो विचार नहीं किया है, लेकिन एक और बात मेरे मन में चल रही है, वो है डिजिटल इंडिया। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं में पहुंचे, और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर ये उसका आदत बन जाती है तो मैं समझता हूं कि शायद ये मेरा जो डिजिटल इंडिया का जो मेरा सपना है, काम सारे मैं हाथ में ऐसे ले रहा हूं जो बड़े कठिन है, लेकिन अगर कठिन काम नहीं हाथ में लेंगे तो फिर कौन लेगा? अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? तो मैं ले रहा हूं। दूसरा, ये जो मेरा आज का कार्यक्रम है उससे मैं एक प्रकार से मैपिंग कर रहा हूं इनडायरेक्टली, कि सचमुच में हमारे देश में इतने सालों से चर्चा चल रही है, 21वीं सदी की सुन रहे हैं, कंप्यूटर सुन रहे हैं, क्या कुछ नहीं सुन रहे। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच में हिंदुस्तान की कितनी स्कूलें हैं जहां कम से कम मेरा ईमेल पहुंचता है, कितनी स्कूलें हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मैं बालकों तक पहुंच पाता हूं। तो मेरा ये एक प्रकार का टेस्टिंग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जैसे आपका तो है ही है, लेकिन मेरी सरकार के लिए भी मेरा एक भीतर से कार्यक्रम चल रहा है। और इसलिए जब आपने कहा पढ़ो भारत या भारत पढ़ें, लेकिन मैं ये चाहूंगा कार्यक्रम मेरा हो या ना हो, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों को, मेरा शुरू में भी मैंने कहा था, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ने की तो आदत होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बाजार में पकोड़े खरीदा हो और पकोड़े खाने के लिए, पकोड़े का टेस्ट है, पकोड़े के लिए पैसे खर्च किए हैं, लेकिन जिस कागज के टुकड़े में पकोड़ा बांध करके दिया है ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं।
क्योंकि उनके संस्कार है, पढ़ना ही उसकी आदत है। पकोड़े के टेस्ट के बजाय वो पस्ती में अखबार का टुकड़ा आया है, उसको भी पढ़ने का उसका मन कर जाता है। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। और जरूरी नहीं एक ही प्रकार का पढ़ो, आपको जो ठीक लगे। कॉमिक बुक्स लगती है, कॉमिक बुक पढ़िए आप, कोई बंधन नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई जरूर नहीं। पढ़ने की आदत होगी तो कहीं न कभी आपको सही दिशा की चीजें पढ़ने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन अगर पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर आपके सामने कितनी ही बढ़िया से बढ़िया किताबें रही होगी, कभी हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मैं सच बताता हूं, ये एक विशाल सागर है, ज्ञान का इतना विशाल सागर है। और किताब जब पढ़ते हैं तो इतनी नई चीजें हाथ लगती हैं। किसी ने अभी जो पूछा था ना कि सीएम और पीएम बनने में क्या फर्क है, आप में कोई नजर आता है? ये तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन एक मुझे जरूर नजर आता है। मैं जब सीएम नहीं था तब मुझे पढ़ने का मौका मिलता था, मैं काफी पढ़ता था, मुझे मजा आता था। लेकिन बाद में मेरा वो छूट गया, और मैं उसको एक प्रकार का मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान भी देखता हूं। अब फाइलें पढ़ता हूं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात में ये जो मैं जब था, वांचे गुजरात जो अभियान किया था, ये सचमुच में उसको समझने जैसा है। और उस समय स्थिति ये बनी थी कि लाइब्रेरियों में एक भी किताब मौजूद नहीं थी पूरे राज्य में। वरना कई लाइब्रेरियां ऐसी होगी कि जहां पर शायद उस कपबोर्ड को 10-10 साल तक सफाई नहीं हुई होगी। लेकिन उस अभियान के कारण, और मैं देख रहा था कि लोग इन्फ्लुएंस के लिए चिट्ठी लेने जाते थे कि फलानी उस लाइब्रेरी में बोलो मुझे किताब दें, मुझे वो किताब चाहिए। क्योंकि निश्चित समय कालखंड में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा थी। और बाद में उसका वाइवा था, उन बालकों से क्वेश्चन आंसर, क्या किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी। ये अभियान इतना ताकतवर था और पूरा समाज जुड़ा था, कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा था, सरकार तो एक इनिशिएट किया था, पूरा समाज जुड़ा था। मैं खुद भी उस वांचे गुजरात अभियान में मैं खुद भी लाइब्रेरी चला गया था, मैं भी वहां जाकर के पढ़ने के लिए बैठा था और हर एक के लिए कार्यक्रम बनाया था। एक माहौल बन गया था पढ़ने का। और मैं चाहता हूं कि पढ़ने का एक सामूहिक माहौल बनना चाहिए, स्कूल में भी कभी बनाना चाहिए। अपने स्कूल अभी ये सप्ताह चलो भाई लाइब्रेरी की किताब ले जाओ, पूरा सप्ताह यही चलना है, नई नई किताबें पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। 7 दिन के बाद जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे 10 किताब कितने पढ़ी, 15 कितने पढ़ी, उसका वाइवा क्या था। तो ये अपने आप हर स्कूल अपना कार्यक्रम बना सकती है। लेकिन ये मैं आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात से शायद आपको जानकारी मिल सकती है कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, कितना बड़ा व्यापार, लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे थे और करोड़ों करोड़ों आवर्स पढ़ाई हुई थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो अभियान था। लेकिन मैंने भारत देशव्यापी इस कार्यक्रम के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से और शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अधिक आए, हमारे बालक नई नई चीज़ें खोजने लगे, दुनिया को समझने लगे, ये मैं जरूर चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न। Good afternoon, Honorable Prime Minister Sir, and first of all, Happy Teachers Day. I am Deepak Yadav, student of class 11th Stream Science from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Vasantpur. Sir, in your speeches, you appealed to people to save electricity. In this regard, what is your expectations from us? How can we help in this? मैंने बताया वैसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन अनुभव ये है कि मान लीजिए हम पंखा चालू किया और अपने कोई दोस्त आ गए और हम बाहर खड़े हो गए, भूल गए पंखा बंद करना। अब ये हम ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते? हम स्कूल से निकल रहे हैं, कोई स्टूडेंट तय करे मैं आखिर ही निकलूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे क्लासरूम में कोई भी लाइट, कोई पंखा, कुछ भी चालू है तो बंद करूंगा, मैं ये करूंगा। कभी कभार हम
सुखी परिवार में खिड़की खोल करके खुली हवा में सोने की आदत ही चली गई। क्यों? तो एसी की आदत हो गई। क्या कभी कोशिश की है क्या? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये भी, क्योंकि देखिए आज एनर्जी का संकट पूरा विश्व का है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इस सब की सीमा है। तो बिजली उत्पादन कहां से होगी? तो कभी ना कभी तो बिजली बचाने की दिशा में हमें जाना ही पड़ेगा। और बिजली बचेगी तो जिनके तक बिजली पहुंची नहीं उनको पहुंचाने में वो कम से कम खर्चे से करने वाला काम है। तो बिजली का उत्पादन बहुत महंगा है, लेकिन बिजली बचाना बहुत सस्ता है। उसी प्रकार से इन दिनों सारे बल्ब टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग वाली आई है। पहले आपके घर की ट्यूबलाइट में जितनी एनर्जी कंजम्पशन होता था, अब नए प्रकार की ट्यूब्स आई हैं, आपका एनर्जी सेविंग होता है, पैसे भी बच जाते हैं। और इसलिए ऐसे अपने परिवार में ये बात करनी चाहिए। और सिर्फ बिजली क्यों, पानी भी। हम ब्रश करते हैं और नलके से पानी चला जा रहा है। नल बंद करके भी तो ब्रश किया जा सकता है, फिर जरूरत पड़े। लेकिन हम पानी कि हमें ध्यान ही नहीं होता है कि मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। फिर एक बार सारे शिक्षक अगर स्कूल में याद कराएंगे, सब परिवार में माहौल बनेगा और हम सब एक दायित्व लेकर के करेंगे तो ये काम होगा। ये ऐसा नहीं कि भाई कोई प्रधानमंत्री है तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा। और प्रधानमंत्री अपने घर में कितनी बिजली बचाएगा? लेकिन अगर देश सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा हम करते हैं तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही बन जाएगा। थैंक यू। A very good afternoon to you, sir. My name is Arunima and I am from Gargi Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Green Park. Sir, we are very happy with your support for girls' education. Sir, can you tell us what further steps you will take in this matter? एक तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, 5वीं कक्षा के बाद बालिका को अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता है तो माँ बाप भेजते नहीं है। उनको लगता है नहीं बच्ची नहीं जाएगी, और वहीं से उसकी बेचारी की जिंदगी को रुकावट आ जाती है। और इसलिए बालिका को अपने घर से निकट अधिकतम शिक्षा कैसे मिले, उसको शिक्षा छोड़नी ना पड़े। 6th, 7th और 7वीं 8वीं के बाद तो फिर संकट नहीं रहता, फिर वो बच्ची भी उतनी मैच्योर हो जाती है, माँ बाप को भी विश्वास हो जाता है कि आप बेटी को भेज सकते हैं, तो फिर उसको चिंता नहीं होती है। निकटतम स्कूल मिले, ये अगर हो गया तो उसको शिक्षा में सुविधा रहेगी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। आज कहीं का दूर सुदूर गांव में अच्छा टीचर जाने को तैयार नहीं, शहर में रहना चाहता है, तो उपाय क्या? तो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजीज को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने में, कहीं लेह से, कहीं तिरुपति से, कहीं पोर्ट ब्लेयर से, सब दूर बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है कि एक टीचर सेंटर स्टेज पर से एक साथ लाखों क्लासरूम को अच्छी चीज पढ़ा सकता है। इससे कारण, और बच्चों में ग्रास्पिंग बहुत होता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। ये अगर हम कर पाए तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने में भी हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू। नमस्कार सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एनडीएमसी नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर की छात्रा हूँ। सर, हमारे देश में रोजगार की समस्या बनी हुई है। सर, क्या आप स्कूल्स में रोजगार परक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का सोच रहे हैं?
सारी दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। एक घटना सुनाता हूं मैं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि स्किल डेवलपमेंट का कितना महत्व है। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे। और दादा धर्माधिकारी की छोटी घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो दादा धर्माधिकारी ने एक प्रसंग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कोई एक नौजवान उनको मिलने गया और उसने कहा कि दादा कुछ नौकरी का करिए। वो पहचानता था उनको, मेरे लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ कीजिए, किसी को बता दीजिए को। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं तुम एमए हो, तुम्हें क्या आता है? तो कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं भाई एमए हो वो तो बराबर तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें क्या आता है? नहीं बोले मैं एमए हूं। तो उन्होंने कहा, भाई तुम एमए हो, तुम पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें आता क्या है? तुम्हें नौकरी कहाँ दिलवानी, तुम्हें जानू तो। उन्होंने कहा, नहीं मैं एमए पास हूं ना। उन्होंने कहा, भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है? फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अच्छा भाई बताओ। उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें टाइपिंग करना आता है? नहीं बोले वो तो नहीं आता। तो ड्राइविंग करना आता है? नहीं बोले ये नहीं आता है। खाना पकाना आता है? नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है? नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले तुम एमए हो करोगे क्या? ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो, उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में सब बच्चे कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते। 7वीं में बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, 10वीं में आते आते और छोड़ देते हैं, और कॉलेज में और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं। एक गांव में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे जाते हैं। तो बाकियों का क्या? उनके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ नौजवान है बेचारा, रोजगार नहीं, और दूसरी तरफ आपके घर में नलके में गड़बड़ है और आपको प्लम्बर चाहिए तो प्लम्बर मिलता नहीं, आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर मिलता नहीं। क्यों? तो लोग नहीं है क्या? लोग हैं, लेकिन जैसे तैयार करना चाहिए से तैयार नहीं किए गए हैं। अगर हम अच्छे ड्राइवर तैयार करें तो लोगों को अच्छे ड्राइवर मिलेंगे, हम अच्छे कुक तैयार करें लोगों को अच्छे कुक मिलेंगे, हम अच्छा गुलदस्ता बनाने वाले तैयार करेंगे तो गुलदस्ता बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट ये विकास के लिए, किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट नॉट नेसेसरी कि इसी लेवल का हो, रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है। जिस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो जिस प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अब जैसे मैं जब गुजरात में था तो ये नैनो कार वहाँ बनना शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये अगल बगल के जो ITI की हैं उसमें आप अपना एक सिलेबस शुरू कीजिए ऑटोमोबाइल का, नैनो वाले ही करें, और वहाँ के बच्चों को आप ऑटोमोबाइल का ITI का ट्रेनिंग दीजिए। साल भर में आपकी कंपनी खड़ी हो जाएगी, साल भर में उस बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने सारे कोई 15-20 किलोमीटर के रेंज में जितने ITIs थे वो ले लिए और वहाँ के बच्चों को ऑटोमोबाइल पढ़ाना शुरू किया। इधर कंपनी बन गई, उधर वो बच्चे तैयार हो गए, तुरंत उनको नौकरी मिल गई। तो जहाँ जिस प्रकार का काम है उसको मैपिंग करना चाहिए, मैपिंग करके उस प्रकार, कहीं केमिकल इंडस्ट्री जाए तो उसके अगल बगल के गाँवों के बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, तुरंत उनको काम मिल जाए। कहीं सिरेमिक का इंडस्ट्री है तो वहाँ के अगल बगल के बच्चों को वो काम देना चाहिए, तो नज़दीक में ही काम मिल जाएगा। और अगर ये हम करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत बड़ा एकदम जंप लगेगा। हमारे देश में रोजगारी ये सबसे प्राथमिक बात है, और रोजगारी के लिए डिग्री के साथ स्किल का भी उतना ही महात्मा है।
और ये अगर हम करने में सफल हुए, आने वाले दिनों में जो हमने कार्यक्रम उठाए हैं, उसी बात को लिए ये सरकार ने अपना स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मिनिस्ट्री बनाया है, अलग मंत्री बनाया है। तो उसको लेकर के हम फोकस एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसका परिणाम बहुत ही निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। आपको इस अच्छा, सारे देश भर के मेरे बाल मित्रों, मुझे अच्छा लगा, काफी विविध प्रकार के सवालों का मुझे सामना करना पड़ा, जवाब देने पड़े, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे डर लगता है आपके भीतर का बालक मुरझा तो नहीं गया है। बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए। हमारे भीतर के बालक को कभी मुरझाने मत दीजिए। भीतर के बालक को जिंदा रखना चाहिए, वो आपको जिंदा रखता है। और इसलिए हंसते खेलते, ये उम्र ऐसी है बच्चे जिसमें बहुत कुछ नया जानना समझना हिम्मत होती है। छोटा बालक दीवार पे चढ़ना है तो डरता नहीं है, वो उसका मन करता है, चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए अलग बात है, कोशिश करता है। वही तो बालक मन की ताकत होती है। वो जितना आप जी पाएंगे जिंदगी जीने की, वो एक बहुत बड़ी औषध आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी। और इसलिए हम उसको लिए प्रयास करें। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और हमारे सभी शिक्षकों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं। और आदर ऐसा नहीं, हमेशा मैं मैं पहले स्कूलों में जाता था, लेक्चर वेक्चर देने के लिए बहुत जाता था, मेरे पास और कोई काम धाम था नहीं, तो यही करता रहता था। तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में आप अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा? तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। मैं पूछता था, इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए, 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या? तो बोले हाँ काफियों की हो गई। तो इतने से आपको शादी में कितना ने बुलाया होगा? मैं हैरान था। मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था। मतलब कितना कट ऑफ है। टीचर हमारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो, उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो, वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए। ये नाता बनना चाहिए। यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार इतने विद्यार्थी पढ़ करके लिए वो पूछता ही नहीं है, वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी? उस कमी को भरना, ये अपनापन। और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे। अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता, किसी को अपना स्टूडेंट प्रगति करे, जब उसके टीचर को बताने का उसका मन करे, ऐसी छवि, ऐसे फुटस्टेप्स वो बालक के जीवन में रहे, ये अगर टीचर करता है, टीचर और बालक का नाता इस प्रकार का बनता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि व्यवस्थाएं कभी रुकावट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी रुकावट बनेगा। जिंदगी बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत काफी होगा। एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है वहां जो खाद डाला जाता है उसकी दुर्गंध होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी पसंद आए ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है। एक अनपढ़ माली भी ये कर सकता है। तो हमारे पास तो कितने फूल परमात्मा ने दिए हैं, उन फूलों को हम कैसे संवारें, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हम टीचरों का रहेगा, मैं मानता हूँ हम देश और दुनिया को, ये देश बहुत कुछ दे सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन से हम यही प्रेरणा लें और हम भी कुछ करें। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, देश भर के बालकों से बातचीत करने का अवसर मिला।
मेरे लिए ये सबसे संतोष का काम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्यक्रम करता था। फर्स्ट डे जब स्कूल ओपनिंग होती थी तो मैं खुद गांव में जाता था जहां एजुकेशन ना हो, और वहां तो उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून महीने में। 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गांव जाता था, बच्चों को घर घर जाकर के स्कूल ले जाता था। और मैंने एक बार कहा था भाषण में, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते शपथ समारोह का मुझे जो आनंद आता था उससे ज़्यादा आनंद उस गांव के गरीब की बेटी को स्कूल में दाखिल करते समय मुझे आता है। ये मेरा मिजाज है, इस मिजाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज की अनुभूति में मुझे विश्वास है कि हम सभी कुछ अनोखी यादें लेते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभागणों की ओर से आपका हमारा हार्दिक धन्यवाद। Thank you. All of you were exceptional, including those who are on the uplink. Please give yourselves a really loud round of applause. You deserve it.